सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Hello dear students, welcome to Bright Future School of Studies online classes. Dear students, our today's topic is India natural vegetation and wildlife, or we can say that India flora and fauna. Clear? Natural vegetation means प्राकृतिक वनस्पति. Clear? And wildlife means वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव जंतु. Clear? नेचुरल वेजिटेशन को ही फ्लोरा कहा जाता है. किसको कहा जाता है फ्लोरा? नेचुरल वेजिटेशन इज आल्सो कॉल्ड फ्लोरा. और वाइल्ड लाइफ को फोना कहा जाता है. वाइल्ड लाइफ को क्या कहा जाता है? फोना. क्लियर? वाइल्ड लाइफ को क्या कहा जाता है? फोना. क्लियर? तो इसीलिए इस चैप्टर को हम इंडिया फ्लोरा एंड फोना भी बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं इंडिया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इट मीन्स आज हम भारत के प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल वेजिटेशन. क्लियर? प्लांट्स, ट्रीज, ग्रासेस, bushes which grows naturally are called natural vegetation. Clear? पेड़, पौधे, घास, क्लियर, या झाड़ियां जो कि नेचुरली ग्रो होती हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि उसमें इंसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो नेचुरली ग्रो होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल वेजिटेशन. क्लियर? Plants, trees, grasses and bushes that grow naturally without human interference are called natural vegetation. ऐसे plants, trees, grasses और bushes जो कि नेचुरली ग्रो होते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना इंसानों के हस्तक्षेप किए, क्लियर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशंस. क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके. Our country is one of the 12 countries having rich biodiversity. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है. बायोडाइवर्सिटी मींस जैव विविधता. क्लियर? यानी कि पेड़ पौधों और वन्य जीवों में अलग अलग तरह के जीव और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होना, उसी को क्या कहलाता है? वही क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता. It means if somewhere there are different types of plants, different types of bushes, different types of trees, different types of grasses, different types of wildlife, clear? Then we can call that particular place a biodiversity place. Clear? जहां अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हों, अलग अलग तरह की घास हो, अलग अलग तरह की झाड़ियां हों, अलग अलग तरह के वन्य जीव जंतु हो, उसको हम जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. अगर पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो वो 12 कंट्रीज जहां बायोडाइवर्सिटी है सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, उन 12 कंट्रीज में इंडिया भी इन्वॉल्व है. क्लियर? इंडिया 10th प्लेस पे है बायोडाइवर्सिटी में. और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया की जो प्लेस है वो है 4th प्लेस. क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी देन इंडिया इज ऑन 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड एट 4th प्लेस इन एशिया, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. क्लियर? इंडिया में अप्रोक्स 47,000 कितने 47,000 टाइप्स के प्लांट्स एंड ट्रीज. क्लियर? 47,000 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज. भारत में लगभग 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे. क्लियर? लगभग 47,000. क्लियर? कीप दिस नंबर इन योर माइंड. ओके. इन 2003 में ज्योग्राफिकल
एरिया कैलकुलेशन इंडिया का हुआ था, फॉरेस्टेड एरिया कैलकुलेट किया गया था, उस समय 2003 में अप्रोक्स 6.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर था। कितना एरिया? 6.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? इतना एरिया फॉरेस्ट कवर्ड था, यानी कि इतने एरिया पर जंगल था भारत में, जो कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जो भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का, ज्योग्राफिकल एरिया है, उस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 20.55% था। इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से 20.55% एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है, यानी कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 5वें हिस्से पर सिर्फ क्या है? जंगल। जबकि किसी भी देश के 1/3 पार्ट पर क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। किसी भी कंट्री का 1/3 पार्ट अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तभी हम उसको एक आइडियल लिविंग कंडीशंस मानते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेजर्स। क्लियर? कितना होना चाहिए? 1/3, जबकि इंडिया में अभी फिलहाल कितना है? 1/5। क्लियर? 20.55% एरिया। इज दैट क्लियर? द वेजिटेशन विच इज बेसिकली इंडियन इज कॉल्ड एंडेमिक वेजिटेशन। ऐसी वनस्पतियां, ऐसे पेड़ पौधे जो कि इंडिया के हैं, क्लियर, उनको क्या बोला जाता है? एंडेमिक वेजिटेशन। एंड द प्लांट्स ब्रॉट फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड एक्सोटिक वेजिटेशन। क्लियर? ऐसे प्लांट्स जो कि इंडिया के बाहर से इंडिया में लाए गए हैं, उनको क्या बोला जाता है? एक्सोटिक वेजिटेशन। इंडिया में एंडेमिक एज वेल एज एक्सोटिक वेजिटेशन, दोनों ही तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। क्लियर? कुछ एक्सोटिक वेजिटेशंस ने इंडिया में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी है। फॉर एग्जांपल वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ वेस्ट बंगाल के रिवर्स में इतना ज्यादा फैल चुकी है कि उन्होंने रिवर्स के फ्लो में भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है। क्लियर? इसीलिए वाटर हाइसिंथ को वेस्ट बंगाल में टेरर ऑफ बंगाल के नाम से बुलाया जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल। और वाटर हाइसिंथ एक एक्सोटिक वेजिटेशन। It is not basically Indian vegetation, but it is brought from out of India. That is why water hyacinth is an exotic vegetation which created different types of problems in many parts of India. Clear? कुछ exotic vegetations के कारण कुछ important plants और herbs extinct at the verge of extinction पर पहुंच चुके हैं, खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो एक्सोटिक प्लांट्स हैं उन्होंने तेजी से रैपिडली एरिया कवर किया है, जिससे कि जो इंडियन वेजिटेशन थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए सफिशिएंट एरिया अवेलेबल नहीं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एंडेमिक एंड एक्सोटिक। जो इंडिया के प्लांट्स है, जो इंडिया की वेजिटेशन है ओरिजिनली, उनको एंडेमिक वेजिटेशन कहा जाता है, और जो वेजिटेशन आउट ऑफ इंडिया से लाई गई है इंडिया में, उनको क्या कहा जाता है? एक्सोटिक वेजिटेशन। Dear students, now let's study about the factors affecting vegetation. इससे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे प्राकृतिक वनस्पतियां प्रभावित होती है? There are mainly two factors, clear? Earth surface and climate. Clear? You know very well, dear students, that Earth surface is not same everywhere. अर्थ की जो सरफेस होती है वो हर जगह सेम नहीं होती है, और इसी वजह से डिफरेंट प्लेसेस पर वेजिटेशन भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंड। यू नो वेरी वेल, if we talk about the landforms, then mainly there are three types of landforms: plains, plateaus and mountains. Clear? The altitude of these surfaces are different, that is why the vegetation which grow here is also different. Clear? vegetation यानी कि वनस्पतियों में विभिन्नताओं के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, क्लियर, क्या जरूरी होता है कि लैंड में क्या हो? डाइवर्सिटी हो, बिकॉज
अलग अलग वेजिटेशंस के लिए अलग अलग लैंडफॉर्म्स सूटेबल होते हैं। क्लियर। प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए बेहतर होते हैं। क्लियर। और जो नेचुरल वेजिटेशंस है वो रग्ड एरिया यानी कि ऊंचे नीचे एरियाज में जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं होता है, ऐसे एरियाज में फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। जबकि अगर हम बात करें प्लेटो रीजन की, तो प्लेटो रीजन में वेजिटेशंस डिफरेंट होती है। क्लियर। और वहीं माउंटेनियस रीजन में भी वेजिटेशंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर। इस वजह से जो लैंड है उसका इफेक्ट होता है। क्लियर। प्लेन्स में डिफरेंट वेजिटेशन होती है, वहीं प्लेटोज की वेजिटेशन भी डिफरेंट होती है, और वहीं माउंटेनियस रीजन की वेजिटेशंस भी डिफरेंट होती है। इसलिए जिस तरह का लैंड अवेलेबल है उस तरह की वेजिटेशंस वहां ग्रो होती है। क्लियर। जिन वेजिटेशन के लिए वो लैंड फेवरेबल है वहां उस तरह की वेजिटेशंस ही ग्रो होती है। एंड डिफरेंट वेजिटेशंस नीड डिफरेंट कंडीशंस, लैंड कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो उनकी फेवरेबल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो डिफरेंट एरियाज में ग्रो होती है। Now let's talk about the soil. You know very well there are many types of soil: black soil, laterite soil, red soil, clear, desert soil, mountainous soil. अलग-अलग soil पर अलग-अलग तरह की vegetations develop होती है। You know very well that there are different nutritions available in different types of soil. अलग-अलग soils में अलग-अलग तरह के nutritions और न्यूट्रिशंस का जो कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होता है। क्लियर। कुछ सॉइल, कुछ वेजिटेशंस किसी स्पेसिफिक सॉइल में बेहतर तरीके से ग्रो होती है। क्लियर। तो सॉइल्स के डिफरेंट होने के कारण भी वेजिटेशंस में डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, क्योंकि अलग अलग प्लांट को अलग अलग न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस तरह की सॉइल उनकी न्यूट्रिशंस की डिमांड को फुलफिल करती है वो वेजिटेशंस उन्हीं सॉइल्स में ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं। इस वजह से डिफरेंट सॉइल्स होने के कारण वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी होती है। क्लियर। विभिन्नताएं होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट। क्लाइमेट मींस जलवायु। अब जलवायु का वनस्पतियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर। क्लियर। टेम्परेचर मींस तापमान। वेजिटेशन जो होती है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है। कैसे क्लाइमेट में? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट मींस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है। जिन एरियाज का टेम्परेचर फेवरेबल होता है वेजिटेशंस के अकॉर्डिंग, वहां की वेजिटेशंस प्रॉपरली ग्रो भी होती है, और साथ ही उनकी जो लेंथ है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं अगर हम माउंटेनियस रीजन की बात करें, हाई एल्टीट्यूड्स पे जहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण जो वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स या ट्रीज की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे रीजन्स जहां टेम्परेचर कम होता है वहां के जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं, बौने होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी प्रोग्रेस कम होती है, क्योंकि ट्रीज को प्रोग्रेस करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। इसी वजह से हॉट एंड ह्यूमिड रीजन की जो वेजिटेशंस होती है उनके जो पेड़ होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, और ऐसी कंट्रीज जहां का टेम्परेचर कम होता है वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी हाइट भी कम होती है और उनकी ग्रोथ भी बहुत स्लोली होती है। क्लियर। सो टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट और ट्रीज। क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सनलाइट। यू नो वेरी वेल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो प्लांट्स और ट्रीज है वो फूड प्रिपेयर करते हैं अपना, वो प्रोसेस सनलाइट की अवेलेबिलिटी में ही कंप्लीट हो सकती है। इसी वजह से ये नेचुरल फैक्टर है कि प्लांट्स और ट्रीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ समर सीजन में होती है।
क्योंकि समर सीजन में जो सनलाइट की ड्यूरेशन है लॉन्ग रहती है और दूसरी चीज सनलाइट काफी शार्प रहती है उस सीजन समर सीजन। इसी वजह से सबसे ज्यादा ग्रोथ प्लांट्स करते हैं कौन से सीजन में? समर सीजन में। पहली चीज लाइट भी अवेलेबल रहती है, सेकेंड थिंग समर सीजन में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। एज आई टोल्ड यू टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी ट्रीज और प्लांट्स को होती है ग्रोथ करने के लिए। एट लास्ट रेनफॉल। क्लियर? रेनफॉल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए, फॉरेस्ट का के ग्रो होने के लिए, नेचुरल वेजिटेशंस के लिए रेनफॉल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे एरियाज जहां हाई एनुअल एवरेज रेनफॉल है, क्लियर, ऐसे एरियाज जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां घने जंगल पाए जाते हैं और वहां के जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स है वो ज्यादा गहराई तक डिप्रेशन में नहीं जाती है, क्लियर। दूसरी चीज उनकी ग्रोथ जमीन से ऊपर ज्यादा होती है, जमीन से नीचे कम होती है। जमीन से नीचे रूट रहती है ट्रीज की, क्लियर। जब वाटर की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी है तो रूट्स को इन सर्च ऑफ वाटर ज्यादा गहराई में नहीं जाना होता है, और वहीं जो ट्रीज नीचे यानी कि जिनकी रूट कम ग्रो करती है उनका जो ट्रंक है वो ज्यादा ग्रोथ करता है, क्लियर। यानी कि ऐसे एरियाज जहां बारिश ज्यादा होती है उन एरियाज के जो ट्रीज होते हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं, उनकी रूट ज्यादा गहरी नहीं होती है। तीसरी चीज वो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस काफी कम होती है, क्लियर। और मेनली ऐसे एरियाज जहां रेनफॉल ज्यादा होती है उन एरियाज में अधिकतर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्लियर। ऐसे एरियाज जहां रेनफॉल मॉडरेट होती है, न ज्यादा न कम, क्लियर, उन एरियाज में भी फॉरेस्ट की ग्रोथ काफी अच्छी होती है, लेकिन उन एरियाज से ज्यादा नहीं जहां रेनफॉल ज्यादा होती है। और ऐसे एरियाज जहां रेनफॉल बहुत कम होती है उन एरियाज में जो ट्रीज होते हैं उनकी लेंथ छोटी होती है और उनकी रूट की लेंथ ज्यादा होती है। उनकी जो रूट होती है वो डिप्रेशन में इन सर्च ऑफ वाटर काफी गहराई तक जाती है। इनकी ग्रोथ अंडर लैंड सरफेस ज्यादा होती है जबकि इनका ट्रंक कम ग्रोथ करता है, क्लियर। ऐसे ट्रीज को ड्वार्फ ट्रीज भी बोला जाता है जिनकी लेंथ कम। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द फैक्टर्स which affect directly the vegetation or natural vegetation. Is that clear?